ऑनलाइन स्टडी में सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने स्वयं प्रकाश की नेताजी की समाज कहानी शुरू कर रखी थी, जिसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने क्या पढ़ा है वो मैं बताता हूँ कि कोई हालदार साहब है जो हर 15 दिन से अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा कोई बड़ा नहीं था, जिसे पक्का बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार है और कच्चे मकान ज़्यादा हैं। कस्बे का रेखा चित्र क्या है? एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक ओपन एयर सिनेमा घर है और एक नगर पालिका है। और नगर पालिका है तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है। अलावा इसके एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी है। नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ करती रहती है। क्या करती रहती है? कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, और कभी कोई कवि सम्मेलन करवा दिया, कभी कोई कच्ची पक्की नालियाँ बनवा दी। ये काम करती रहती है। अब उसी कस्बे में एक नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाए। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, या ये कहें कि उसी प्रतिमा के छोटे से हिस्से के बारे में है। उसके बाद लेखक ने कहा है कि बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने को थी। काफ़ी समय चिट्ठी पत्री और उहापोह में बर्बाद हो गया, और बजट जब लैप्स होने की कगार पर आया तब किसी स्थानीय कलाकार को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आपको महीने 2 महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनानी है। और उस कलाकार का मान लो कोई स्कूल का ड्राइंग मास्टर होगा, जिसका हम नाम मान सकते हैं, मान लो मोतीलाल जी होगा। मोतीलाल जी ने कहा होगा ठीक है 2 महीने में मैं मूर्ति बना दूंगा, या पटक देने का विश्वास दिलाया हो। यहाँ पर पटक देने का आशय है कि जैसे तैसे करके काम को समाप्त करना। उसके आगे कहानी कंटिन्यू किस प्रकार से क्या चलती है, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने की संभावना है वो देखते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप, मूर्ति किस पत्थर की थी? संगमरमर की थी। बहुत से पत्थरों के नाम आ सकते हैं, ग्रेनाइट की थी, कोटा स्टोन की थी, है ना, या सीमेंट की थी। किसकी थी? टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति। कितनी ऊंची है? 2 फुट ऊंची। यहां से प्रश्न 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, जिसे कहते हैं बस्ट। यहां से एक प्रश्न और तैयार हो रहा है। अंग्रेजी में ऐसी मूर्ति को बस्ट कहते हैं, BUST। कैसी मूर्ति को? प्रश्न बनेगा कि वह मूर्ति जो नोक से कोट के दूसरे बटन तक हो, उसको किस नाम से भी पुकारते हैं? बस्ट, सस्ट, कुछ भी अंग्रेजी के नाम वो लिखेगा। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ कुछ कमसीन। सुंदर। फौजी वर्दी में थे। नेताजी की मूर्ति किस में थी? फौजी वर्दी में थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। किन 2 नारों की चर्चा हुई है? प्रश्न बन सकता है कि नेताजी की मूर्ति अर्थात स्वयं प्रकाश की नेताजी समाज कहानी में नेताजी के किस नारे को लिखा गया है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, या कोई और? तो कौन सा हो जाएगा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, ये 2 नारे हैं। इस तरह से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी। कसर का अर्थ क्या है? कमी। एक ही चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति की तरफ देखते ही उस कमी का पता चलता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा शब्द पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। चश्मा स्त्रीलिंग नहीं है। कहने को तो लोग कहते हैं कि मेरी चश्मा कहाँ है? मेरी। क्या बोलते हैं? मेरी। चश्मा टूट गई, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन चश्मा हमेशा पुल्लिंग होता है। चश्मा नहीं था। नहीं था का मतलब क्या है? यानी चश्मा तो था। यानी में ने की मात्रा बड़ी आती है। चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। सामान्य और सचमुच के फ्रेम वाला कोई चश्मा था। हाँ, सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब
पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया का मतलब है देखा। देखिए, अर्थात चश्मा तो था मगर संगमरमर का नहीं था। जैसे कि आम लोग पहनते हैं ना, चौड़ी फ्रेम, पतली फ्रेम, है ना, सकरी फ्रेम, वैसे कुछ चौड़ी फ्रेम का चश्मा था, उस मूर्ति को पहनाया गया था। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, आश्चर्य मिश्रित मुस्कान। कौतुक भरी का मतलब है आश्चर्य मिश्रित मुस्कान फैल गई। मुस्कान स पूरा है और पूरा ही लिखना आपको। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। प्रश्न बन सकता है कि नेताजी चश्मा कहानी में किस प्रकार की शब्दावली पर आधारित कहानी है, तो आपका ऑप्शन का उत्तर कौन सा सही होगा कि अनेक भाषाओं से मिश्रित, अनेक भाषाओं से मिश्रित शब्दावली। अर्थात इसमें हिंदी के वर्ड्स भी हैं, इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं, उर्दू के वर्ड्स भी हैं, फारसी के भी हैं, तो ये भाषाओं से मिश्रित है। देखो, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। आइडिया यानी विचार, इंग्लिश का वर्ड है। और मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, अब रियल इंग्लिश का वर्ड है। तो बहुत सी भाषाएं, अर्थात या ये भी ऑप्शन बन सकता है अंग्रेजी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। समझ गए? इस प्रकार का ऑप्शन मिले तो वो राइट होगा। हाँ, आगे देखते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप, जीप नहीं होता है, क्या होता है? जीप, JEEP। शुद्धिकरण इंपॉर्टेंट है, और शुद्धिकरण भी कैसे लिखा जाता है वो भी देख लो, ऐसे। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यहां से प्रश्न बन रहा है और यह प्रश्न गलत होने की संभावना आपकी ज्यादा होगी। इसी कारण ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। देखो, ध्यान से सुनना, ये जो सर्कल किया मैंने। हाँ, हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने जब मूर्ति पर रियल चश्मा देखा तो उनके क्या विचार आया? ऑप्शन नंबर है कि कोई व्यक्ति चश्मा लगाता होगा, पान वाला ये चश्मा लगाता होगा, कैप्टन ये चश्मा लगाता होगा, या कस्बे के नागरिकों का ये संयुक्त प्रयास होगा। उत्तर क्या होगा? कस्बे के नागरिकों का ये संयुक्त प्रयास होगा। कहीं आप ये लिख दें कि ये कैप्टन लगाता है तो कैप्टन को राइट कर दे, नो। और ऊपर प्रश्न क्या लिखा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये बात इंपॉर्टेंट कब लगेगी आपको? जब इस पाठ को 2, 3, 4, 5 बार पढ़ेंगे तब। देखो, प्रश्न कहां से पूछा, ये बात इंपॉर्टेंट है। पूछा कहां से है? ऊपर साफ साफ लिखा है कि जब हालदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तब उन्होंने चश्मे के संबंध में अपने क्या विचार प्रकट किए या क्या अंदाज लगाए, क्या अनुमान लगाया। देखो, अब आओ। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पहुंच गए। कब? फर्स्ट टाइम उस कस्बे से गुजर रहे हैं कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ये वर्णनात्मक प्रश्न भी बन सकता है, अर्थात डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहली बार जब वो इस कस्बे से गुजरे और उन्होंने रियल चश्मा देखा तो उन्होंने क्या अनुमान लगाए। ये उत्तर है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। बहुत अच्छी बात लिखी है, देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। महत्व है मूर्ति पर लगे चश्मे का नहीं है कि वो महंगा है, सस्ता है, चौड़ी फ्रेम का है, संकरी फ्रेम का है, या वो रियल है, संगमरमर का है। नो, महत्व उस चीज का है कि देश के लोग या इस कस्बे के लोग अपने नेताजी को, अपने स्वतंत्रता सेनानी को
बिना मूर्ति के, बिना चश्मे के देखना पसंद नहीं करते हैं। इस कारण उन्होंने ऐसा कार्य किया होगा, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। जो कोई व्यक्ति अपने आप को देशभक्त कहता है और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नारे लगाता है और साथ ही साथ अपने देश की बातें हमेशा करता है, योग आयुर्वेद की बात करता है, कला संस्कृति की बात करता है, उस व्यक्ति को आजकल मजाक के रूप में लिया जाता है। इस जमाने में ये इस संदर्भ में बात कही है। हाँ, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, फर्स्ट टाइम की बात मैंने बता दी। फर्स्ट टाइम क्या सोचा कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब जब वो दूसरी बार गुजरेंगे तब क्या होगा? यस, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। 15 दिन पहले हालदार साहब इस कस्बे से गुजरे थे, तब कोई चौड़ी फ्रेम का चश्मा था। लेकिन 15 दिन बाद में जब सेकंड टाइम हालदार साहब उस कस्बे से गुजर रहे हैं तो अंतर देख रहे हैं कि चश्मा वो नहीं है जो 15 दिन पहले था। पहले कैसा मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार है कि द्वितीय बार या दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तब उस चश्मे की फ्रेम कैसी थी? और उत्तर होगा कि तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। कैसा? तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। प्रश्न यह भी बन सकता है कि पहली बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तब चश्मा कैसा था? मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा। मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कौतुक जानने की इच्छा, जिज्ञासा और उसका आश्चर्य बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। कि मूर्ति है, कपड़े तो बार बार चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ चश्मा चेंज कर सकती है मूर्ति। और चश्मा चेंज हो रखा था। हालदार साहब तीसरी बार आए तो फिर नया चश्मा, चौथी बार आए नया चश्मा, पांचवी बार आए नया चश्मा। ये क्रम लगातार जारी रहा और हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजर रहे हैं। क्यों? अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में गुजर रहे हैं और हर 15वें दिन चश्मा क्या चेंज नजर आता है। आगे देखते हैं। हालदार साहब की आदत पड़ गई अब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। नंबर 1, कस्बे से गुजरते समय पहला काम चौराहे पर रुकना, दूसरा काम पान खाना और तीसरा काम मूर्ति को ध्यान से देखना। ये 3 काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते तो इनमें से कौन सा कार्य वो नहीं करते थे या कौन सा कार्य करते थे? तो नहीं करते थे तो एक चौथा ऑप्शन और मिलेगा आपको, जो नहीं करते थे 3 तो यही मिलेंगे। पहला काम क्या करते थे? चौराहे पर रुकना, दूसरा काम पान खाना और तीसरा काम मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय उठा, अचरज, आश्चर्य, जिज्ञासा, जानने की इच्छा असहनीय हो उठी। दुर्दमनीय का मतलब है असहनीय, कि अब ये तो किसी न किसी से पूछे ही कि मूर्ति पर चश्मा चेंज आखिर करता कौन है? क्या कोई सरकार का अधिकारी करता है? क्या इसके लिए कोई नौकर रख रखा है या इसके लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है? करता कौन है ये? तो पान वाले से ही पूछ लिया। क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारा नेता चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? किसे पूछा? पान वाले से। प्रश्न बन सकता है कि जब हालदार साहब का कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने किससे चश्मा के विषय में बातचीत की या किससे प्रश्न पूछा? तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए, कस्बे के किसी नागरिक से, ब, कस्बे के किसी दुकानदार से, स, पान वाले से और द, कैप्टन से।
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पान वाले से। किसे पूछा? पान वाले से पूछा। क्यों भाई? देशज शब्द प्रधान। अगली विशेषता, कहानी में देशज शब्दों को रखा है। भाई, भाई की जगह क्या लिखा है? भाई। क्या बात है, ये तुम्हारे नेतृत्व में हर बार बदले कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कौन? पान वाला। कैसा था? अब यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे, देखो क्या बनेगा। यहां से प्रश्न बनेगा क्या कि पान वाले का रेखा चित्र लिखिए। पान वाले का रेखा चित्र लिखिए। तो देखिए, पान वाले का रेखा चित्र, वह नंबर 1, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। क्या थिरकी? तोंद। तोंद मतलब बड़े पेट वाला। और जब जिसका पेट बहुत बड़ा होता है ना, और जब वो बोलता है या हंसता है ना, तो अपने आप पेट हिलता है, जैसे नाच रहा हो। थिरकना किसको बोलते हैं? हल्का नाच को। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता। अब देखो, ऑप्शन के अनुसार कैसे प्रश्न बनेंगे। पान वाले के रेखा चित्र के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, या रेखा चित्र की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मिलेगा, वह एक काला मोटा आदमी था। ऑप्शन बी, वह एक खुशमिजाज था। ऑप्शन सी, उसकी तोंद बोलते समय थिरकती थी। और ऑप्शन डी, उसके दांत सफेद थे। तो दांत सफेद नहीं है। कैसे हैं? लाल काले हैं। 32 का मतलब 32 दांत, लाल काले दांत हैं उसके। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगी। ये ऐसे प्रश्न बनेंगे इस बार, जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे। कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या कहा? कैप्टन चश्मे वाला करता है। और अगर यही 2 नंबर का प्रश्न बने कि रेखा चित्र लिखिए, तब आपको पूरा लिखना है। पान वाले क्या लिखना है? पान वाला हमेशा पान खाता रहता था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, और वह आंखों आंखों में हंसता था। उसकी जब वो बातचीत करता था तो उसकी तोंद थिरकती रहती थी, और उस पान खाते रहने के कारण उसकी लाल काली बत्ती सी थी। ये बात आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखनी है, समझ गए? अलावा इसके कुछ भी आप फाँप रखोगे, तुक्के मारोगे, अनाप शनाप लिखोगे, और आलतू फालतू लिखोगे, और घास काटोगे, कभी कड़बी काटोगे, तो पता ही है क्या नंबर कटेंगे। 2 है तो 2 का 1.5 हो जाएगा, और 1.5 का लिखा है तो 1 हो जाएगा, 1 का लिखा है तो आधा हो जाएगा। जो बात रियल है वो लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। हाँ, आगे देखते हैं। अब पान वाला कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब को बात कुछ समझ में नहीं आई। करता है, कैप्टन करता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आया। तो हालदार साहब प्रश्न पूछते हैं, क्या करता है? चश्मा चेंज करता है। चेंज फिर से अंग्रेजी का वर्ड है, अंग्रेजी शब्द प्रधान है, अर्थात अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अभी समझ नहीं पाए, कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं समझेगा। अब क्या कहा? तो क्या कहता है? कोई ग्राहक आ गया, समझो। ग्राहक को क्या लिखा है? गिराक। तो क्या कह सकते हैं? देशज शब्द। ग्राहक क्या है? देशज शब्द। देश की भाषाओं, विभिन्न भाषाओं से कोई शब्द ले जाते हैं, देशज शब्द। उसको चौड़े चौकट चाहिए। चौड़े चौकट का मतलब है चौड़ी फ्रेम का चश्मा। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर मतलब है किधर, कहां से लाएगा? किधर को क्या लिखा है? किधर। फिर से देशज वर्ड है, अर्थात किरदार के अनुसार बातचीत करवाई है। जैसा पात्र है वैसी बातचीत करवाई है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। उधर को क्या लिखा है? उधर। समझ गए? तो देश शब्द हो गए। क्या कहा? कोई गिराक आ गया, समझो। कैसे बात करता है पान वाला? देखो, कोई गिराक आ गया, समझो। उसको चौड़े चौकड़ चाहिए, तो पान वाला किधर से लाएगा? तो उसको उधर बैठा दिया, और जो मूर्ति पर चश्मा वो किसको दे दिया? ग्राहक को दे दिया, और उस पर दूसरा चश्मा बिठा दिया। ये बात होता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई।
पूरी नहीं आई अभी, कुछ कुछ समझ में आई है। क्या आया है? एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि मैं यूं कहूं कि आहत करती है। आहत यानी पीड़ित, उसे बेचैनी होती है, पीड़ा होती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन कहां से लाएगा? ये बात समझ में आती है। यहां से देखो प्रश्न जो बन सकता है वो क्या, कि छोटी सी दुकान, हवलदार साहब का अनुमान है कि मान लो उसके पास कोई छोटी सी दुकान होगी, उस छोटी सी दुकान पर कुछ फ्रेम्स होंगी, कुछ चश्मे की फ्रेम होंगी, और उनमें से वो क्या लाकर ग्राहक की मांग पर दे देता होगा। क्या वास्तव में कैप्टन के पास दुकान है? कहानी आगे बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा कि कैप्टन के पास कोई दुकान नहीं है, वो फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। यहां छोटी सी दुकान है, ये क्या है? हवलदार साहब का अनुमान है, सिर्फ क्या है? अनुमान। तो प्रश्न बन सकता है कि हवलदार साहब ने कैसा अनुमान लगाया होगा कि उसके पास छोटी सी दुकान है और उसमें से वो लाता है। आगे देखते हैं। हाँ, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। कैप्टन के दिमाग को सलाम करता है कौन? हवलदार साहब। वाह भाई, खूब, क्या सोच है, क्या विचार है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई, समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? ओरिजिनल चश्मे से आशय है, प्रश्न बनेगा, ओरिजिनल चश्मे से आशय है संगमरमर का चश्मा। जैसा पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर का चश्मा होना चाहिए, तो वो पत्थर वाला चश्मा आखिर गया कहां? ये प्रश्न किसका है? हवलदार साहब का है। किससे है? पान वाले से। देखो प्रश्न ये भी बन सकता है कि हवलदार साहब ने ये प्रश्न किससे पूछा? ऑप्शन ए पान वाले से, ब कैप्टन से, स कस्बे किसी नागरिक से, द किसी दुकानदार से। तो ये प्रश्न किससे पूछा? पान वाले से। पान वाला अब तक दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। किसकी विशेषता है? पान वाले की, आंखों आंखों में हंसता है। उसकी तोंद थिरकी, बड़ा पेट वाला है, जब हंसता है तो तोंद थिरकती है, पेट थिरकता है। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बोला? मास्टर बनाना भूल गया, अर्थात मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाला तो एक कम पढ़ा लिखा या गंभीरता से नहीं सोचने वाला व्यक्ति है, तो उसने ये बात कह दी, मगर किसके लिए? हवलदार साहब के लिए। यह बात चकित का मतलब आश्चर्य में डालने वाली और द्रवित करने वाली, अर्थात आंखों में आंसू आने के समान, आंखों में आंसू आ गई। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी का मतलब है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके। चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ओफ, कितने अंदाज लगाए। देखिए यहां पर एक बार पुनः यह बात कि यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। कहानी की शुरुआत पिछले वीडियो में आपने यह बात सुनी होगी कि वहां पर मैंने बताया भी था
कि ये एक अनुमान था कि मान लो मूर्तिकार कोई कस्बे का स्थानीय कलाकार हो या इकलौते स्कूल का ड्राइंग मास्टर हो, मान लो उसका मोतीलाल हो, ये अनुमान थे। ये तो एकदम सटीक निकले। मूर्ति के नीचे लिखा भी था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, और मोतीलाल है वो वास्तव में क्या था, उसी कस्बे का अध्यापक था। उसने महीने भर में मूर्ति बना के पटक देने का विश्वास भी दिलाया होगा, और मूर्तिकार ने कोशिश भी की होगी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की। संगमरमर का फ्रेम बनाया होगा, उसमें कांच फिट किया होगा, कांच फिट करने के चक्कर में कांच टूट गया होगा, या संगमरमर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, पत्थर को घिसा होगा, घिसने के चक्कर में पत्थर टूट गया होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। ये बात वो अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और कहानी तीसरे भाग में जारी रहेगी। आगे क्या होता है, आज की कहानी के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के मैंने आपको बताए हैं असाइनमेंट के रूप में आपको जमा कराने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।